व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, संयोजकता आबंध सिद्धांत आपको क्या बताता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, आइए इसे समझते हैं। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा लुईस अवधारणा के सिद्धांत को। लुईस अवधारणा ने हमें बताया कि कैसे हम किसी अणु की संरचना कर सकते हैं। यहां पर हमने देखा था कि अगर हम किसी अणु की संरचना करना चाहते हैं, जैसे हाइड्रोजन के अणु की, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आई और हमने देखा कि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच में एकल आबंध जिसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हम H2 की बात करें या F2 की, ये दोनों बातों में हमने देखा कि दोनों ही परमाणुओं के बीच में एकल आबंध जिसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह था कि यहां पर हाइड्रोजन का जो एकल आबंध या सिंगल बॉन्ड है वह 74 पिकोमीटर था और यहाँ पे F2 के लिए यह 144 पिकोमीटर था। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह थी कि जब दोनों ही एकल आबंध है तब यहाँ पर ये दोनों वैल्यू अलग अलग क्यों आई है। इसीलिए हमें जरूरत पड़ी संयोजकता आबंध सिद्धांत तथा अनुकक्षक सिद्धांत जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत की जरूरत क्यों पड़ी, ये बात हमने समझ ली। यहां पर हम समझते हैं कि संयोजकता आबंध सिद्धांत है क्या। संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हम बहुत ही छोटे से अणु H2 अणु को कंसिडर करेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने हाइड्रोजन के दो परमाणु लिए हैं, Ha और Hb। Ha में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक उसी प्रकार Hb में भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के नाभिक को हमने Na तथा Nb से रिप्रेजेंट किया, दर्शाया। यहां पर हमने देखा कि जब हाइड्रोजन के दो परमाणु एक दूसरी के तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें दो प्रकार के बल महसूस होते हैं। पहला है आकर्षण बल और दूसरा है प्रतिकर्षण बल। तो यहां पर आकर्षण बल कैसे उत्पन्न होता है, प्रतिकर्षण बल कैसे उत्पन्न होता है, उसे समझते हैं। तो यहां पर जब दो हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल महसूस होता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि अगर हमने हाइड्रोजन के दो परमाणु लिए हैं A और B, उनके नाभिक को हमने बोला Na तथा Nb और उनके इलेक्ट्रॉन को हमने बोला Ea तथा Eb। यहाँ पर ये एक दूसरे को आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल द्वारा यहाँ पर हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन का पहला परमाणु है उसको हमने Ha बोला और दूसरे को हमने Hb बोला। Ha के इलेक्ट्रॉन को हमने लाल डॉट से दर्शाया है, उसी प्रकार हमने सभी इलेक्ट्रॉन को अलग अलग रंगों से तथा उसके नाभिक को अलग अलग रंगों से दर्शाया है। यहाँ पर यह Hb का नाभिक है और यहाँ पर यह Ha का नाभिक है तथा यह Hb का। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यह इलेक्ट्रॉन B है और यहाँ पर जो यह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वह परमाणु A का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, आइए समझते हैं। आकर्षण बल में यहाँ पर बोला कि नाभिक A जिसमें धनावेश होता है, धनायन होता है, वह अपने इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। आइए देखते हैं कैसे। यहां पर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु पहला परमाणु है हाइड्रोजन Ha, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन इसके खुद के नाभिक को आकर्षित करता है। तो यहां पे हमने लिखा Ea आकर्षित करता है Na को। ठीक उसी प्रकार हम ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन A जो है वह दूसरे नाभिक को भी आकर्षित करता है जिसे हमने कहा Nb।
ठीक इसी प्रकार यहां पर दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने ईबी कहा, वह खुद के नाभिक को आकर्षित करता है एनबी, तथा दूसरे के भी नाभिक को आकर्षित करता है। रीजन यहां पर यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह ऋणात्मक होता है और नाभिक का आवेश पॉजिटिव होता है, यानी धनायन होता है। तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव में आकर्षण बल उत्पन्न होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव में आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, ये एक दूसरे के नाभिक को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। यहां पर अब हम प्रतिकर्षण की बात कर ले तो प्रतिकर्षण मतलब होता है रिपल्शन। तो रिपल्शन कहां होगा बच्चों? या तो नेगेटिव नेगेटिव में या पॉजिटिव पॉजिटिव में। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि रिपल्शन या प्रतिकर्षण सेम जहां आवेश होते हैं वहां पर होता है। अगर हम आकर्षण की बात करें, हम अगर अट्रैक्शन की बात करें, जिसे हम आकर्षण भी कहते हैं, वह पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रतिकर्षण बल कैसे समझ में आएगा। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु ए का, वह परमाणु बी के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार नाभिक बी को प्रतिकर्षित करता है। तो यहां पे प्रतिकर्षण बल हमें समझ में आया, क्योंकि यहां पर सभी के चार्ज सेम है। यहां पर यह दोनों नेगेटिव है और यह दोनों पॉजिटिव है, Na तथा Nb, इन दोनों में भी प्रतिकर्षण हो रहा है। अब हम देखते हैं कि आकर्षण बल दोनों परमाणुओं को एक दूसरे के पास लाते। जी हाँ, हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के आसपास होते हैं, जबकि पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव एक दूसरे से दूरी पर होता है, जबकि नेगेटिव और नेगेटिव भी एक दूसरे से दूरी पर होता है। रीजन क्या है? रीजन है प्रतिकर्षण और रिपल्शन। तो ये चीज भी क्लियर है कि अगर दोनों आवेश अलग अलग है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और अगर समान है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल में आकर्षण बल की जीत होती है। यहां पर आकर्षण बल जीतता है और हाइड्रोजन के अणु का निर्माण होता है। यहां पर आकर्षण बल ज्यादा होता है प्रतिकर्षण बल के। तो यहां पर फाइनली आकर्षण बल जीत जाता है और वह दोनों हाइड्रोजन के परमाणु को एक दूसरे के करीब लेकर आता है। यह चीज भी हमें समझ में आ गई। यहां पे हम देख सकते हो कि आकर्षण बल का मान हमेशा प्रतिकर्षण बल के मान से अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आकर्षण बल हमेशा ज्यादा होगा प्रतिकर्षण बल से। अब ये चीज हम क्या समझते हैं कि बच्चों यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ संयोग करके H2 मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, रीजन ये है कि यहां पर इन दोनों के बीच का आकर्षण बल जीत जाता है और हाइड्रोजन के अणु का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे कि इस हाइड्रोजन के अणु के निर्माण के लिए और क्या क्या चीजें जरूरी है। तो फिर कंसेप्ट आता है कक्षक अतिव्यापन अवधारणा, जिसे हम ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट कहते हैं। यहां पर हम क्या समझते हैं कि यहां पर डिफरेंट कक्षक जैसे S कक्षक P कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है, ओवरलैप करता है। तो आइए हम इसे समझते हैं। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि यह दो S कक्षक यानी दो S ऑर्बिटल मिलकर यहां पर एक नए, यहां पर ये जो आप देख रहे हो यहां पे अतिव्यापन इसे बोलेंगे, हम इसे अतिव्यापन बोलेंगे, ओवरलैप करता है और हाइड्रोजन के अणु का निर्माण करता है। यहां पे आप देख सकते हो कि जो परमाणु कक्षक है वो आंशिक रूप से बहुत ही आंशिक रूप से एक दूसरे में अंतर्वेधन करता है, जिसे हम परमाणु कक्षक अतिव्यापन भी कहते हैं। तो आइए और इसे अच्छे से समझते हैं कि परमाणु कक्षक अतिव्यापन क्या है।
यहां पर मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि कक्षक अतिव्यापन, अगर हमने हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए, इन दोनों में अगर अतिव्यापन कराया तो इस प्रकार का अतिव्यापन हमें मिलता है और हमारे हाइड्रोजन के अणु का निर्माण होता है। और हम जानते हैं कि यह जो आबंध बनता है इसे हम सहसंयोजी आबंध भी कहते हैं, इसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे दोनों कक्षक मिलकर एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं और एक नए अणु का निर्माण करते हैं, जिसमें जो बॉन्ड होता है, जो आबंध होता है, वह सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजी आबंध, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। यहां पे कौन से इलेक्ट्रॉन का यूज होता है? यहां पर यूज होता है, यहां पर हम उपयोग करते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां पर ये चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि संयोजकता आबंध सिद्धांत से हमें और क्या बेनिफिट हुआ, हमें और क्या फायदा हुआ। जैसा कि हम जानते हैं CH4sp3 होता है, अमोनिया भी हमारा sp3 और वाटर जल भी हमारा sp3 संकरण का होता है। यहां पर सभी का आबंध कोण अलग अलग है, यहां पर सभी का आबंध कोण अलग है। आबंध कोण की बातें हमने की है, हमने उस पर बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आप हमारे पीछे के लेक्चर्स को देख सकते हो और समझ सकते हो। तो यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत आबंध कोण के बारे में भी बताता है और समझाता है कि क्यों ये डिफरेंस आया, क्यों CH4 का आबंध कोण 109 डिग्री मिला जबकि अमोनिया का 107 और जल का 104। यह डिफरेंस भी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत बताएगा। आगे बढ़ते हैं, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन मतलब sp-d-f ऑर्बिटल कैसे एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, इसे हम समझेंगे। ओवरलैपिंग यानी जिसे हम अतिव्यापन बोलते हैं वह 3 प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों यहां पे आप देख सकते हो अतिव्यापन 3 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम इसे समझेंगे। यहां पर एक वर्ड है तरंग फलन का चिन्ह, जिसे हम फेज कहते हैं, जिसे हम फेज कहते हैं। ये फेज कोई आवेश नहीं होता, ये फेज कोई आवेश से इसका कोई भी संबंध नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना कि जो फेज होता है इसका इसका आवेश के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अगर वहां पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने P कक्षक को ड्रॉ किया और मैंने यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दिया, तो यह आवेश नहीं है बच्चों, यह आवेश नहीं है, या फेज है, या फेज है। तो उस फेज को समझते हैं कि वो फेज क्या होता है। आइए देखते हैं। फेज को समझने के लिए हमने यहां पर एक डायग्राम लिया है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, हम जानते हैं कि P कक्षक हमें px, py और pz होता है, px, py एंड pz होता है। तो हमने अगर px को ड्रॉ किया तो आप देख सकते हो px के फिगर में कि इस शीशे के पीछे एक लोब दिख रहा है, एक लोब दिख रहा है। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, अगर हमने इस हिस्से को पॉजिटिव बोला तो इस हिस्से को हमने नेगेटिव बोला। यहां पे आप समझ सकते हो इसका रंग भी अलग है। आप देख सकते हो कि ऊपर जो आपको पॉजिटिव साइन का दिख रहा है वह हल्के पीले रंग का है, जबकि नीचे वाला गाढ़े पीले रंग का है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर हम यहां पे बात करें तो इसे हमने पॉजिटिव हिस्सा बोला और हमने इसे नेगेटिव हिस्सा बोला, लेकिन इनका किसी भी आवेश के साथ कोई भी संबंध नहीं है, ये कोई भी आवेश नहीं है। हम सिर्फ इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायमेंशनल में इन साइन का उपयोग करते हैं। यहां पर हमने लाइट पीले, जो हल्का पीला रंग है, उसे पॉजिटिव से प्रदर्शित किया है और जो गाढ़ा पीला है उसे हमने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है। इसे ही हम
फेज बोलते हैं। तो आइए, अगर मैं इसे दर्शाना चाहूं तो मैं उसे कुछ इस प्रकार से दर्शा सकती हूं। आप देख सकते हो मैं इसे इस प्रकार से दर्शा सकती हूं। तो आइए हम देखते हैं कैसे। ठीक इसी प्रकार आप यहां पे देख सकते हो, ये प्लस हुआ, ये नेगेटिव, ये प्लस, ये नेगेटिव, और ये सामने वाला हिस्सा प्लस है। अगर मैं यहां पर दो प्लस वाले साइन को, यानी दो फेज जो सेम है, उन्हें आसपास लेकर आऊं, कैसे हम देखते हैं। धनात्मक अतिव्यापन, मान लीजिए यह प्लस और ये नेगेटिव है, ये प्लस और यह नेगेटिव है। अगर हमने ठीक इसी प्रकार यहां पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव का अतिव्यापन यानी ओवरलैप किया, तो यह किस प्रकार का बनेगा, आइए देखते हैं। यहां पर यह कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहां पर पॉजिटिव साइन एक दूसरे के साथ और नेगेटिव साइन एक दूसरे के साथ आ जाएगा। तो यहां पर दो डिफरेंट, मान लीजिए कि इसको हमने px बोला और मान लीजिए कि यह भी आपका दूसरा px है किसी दूसरे परमाणु का। तो यहां पर हमने क्या देखा कि दो डिफरेंट परमाणु के px कक्षक, दो डिफरेंट परमाणु के px कक्षक एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करते हैं। तो यहां पर हमें यह समझ में आया कि यह px अतिव्यापन है। आइए और क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम px अतिव्यापन को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों, अगर हम यहां पर धनात्मक फेज के बारे में बात करें, जिसे हम धनात्मक अथवा फेज में अतिव्यापन, अगर हमने उस px ऑर्बिटल को कुछ इस प्रकार लिया, यहां प्लस यहां माइनस, तो यहां पर जब अतिव्यापन होगा तो हमें मिलेगा इस प्रकार से। यहां पर दोनों पॉजिटिव एक जगह हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, और कुछ इस प्रकार का आएगा। अगर हमने यहां पर इसे s कक्षक के साथ कोशिश की, तो यहां पर वह कुछ इस प्रकार का आएगा। तो यहां पर इस टाइप का अगर सेम फेज एक दूसरे में अतिव्यापन करते हैं तो उसे धनात्मक अतिव्यापन बोलते हैं। अगर सेम फेज एक दूसरे से अतिव्यापन करते हैं तो हम उसे धनात्मक अतिव्यापन बोलते हैं। आइए इसे समझ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। धनात्मक अथवा फेज में अतिव्यापन देख सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि दो pz ने अतिव्यापन किया है, माइनस प्लस, यहां पर आप देख सकते हो प्लस और माइनस। यहां पर आप देख सकते हो एक pz और s कक्षक ने किया है। यहां पर आप देख सकते हो कि अगर हमने दो p ऑर्बिटल को लंबवत ले लिया, इस प्रकार अगर हमने इसे लंबवत ले लिया तो यह कैसे अतिव्यापन करेगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों, आपको मैं एक और चीज बताना चाहती हूं कि अगर हम अपने एक्सिस को ड्रॉ करें, तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने इसे x एक्सिस बोला, इसे y एक्सिस बोला और इसे z एक्सिस बोला, अगर हम इसे यहां पर अगर p ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार का है, यहां पर यह भी हो सकता है कि p ऑर्बिटल y एक्सिस पे हो, यह भी पॉसिबल है कि आपका जो p कक्षक है वो x एक्सिस पे हो, तो उसी प्रकार px, py और pz आता है। ऋणात्मक अतिव्यापन की बात करते हैं। यहां पर हम जानते हैं कि इसे हमने पॉजिटिव कहा, इसे हमने नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। मान लीजिए कि आपका ये पॉजिटिव हिस्सा इस नेगेटिव हिस्सा के साथ अतिव्यापन करे तो क्या होगा। मान लीजिए कि इस पॉजिटिव हिस्से ने इसके नेगेटिव के साथ अतिव्यापन किया तो क्या होगा। वहां पर हम देखेंगे कि वहां पे अतिव्यापन कुछ अलग प्रकार का होगा। इस टाइप के अतिव्यापन को हम ऋणात्मक अतिव्यापन बोलते हैं। तो यहां पर फेज का डिफरेंस होगा, देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे में अतिव्यापन नहीं करेंगे।
पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे में अतिव्यापन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऋणात्मक अतिव्यापन की बात हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो ऋणात्मक अतिव्यापन हमने क्या देखा था। अगर हम धनात्मक अतिव्यापन की बात करें, अगर हम धनात्मक अतिव्यापन की बात करें तो हमने देखा था धनात्मक अतिव्यापन कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज बीच में और यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। लेकिन अगर हम ऋणात्मक अतिव्यापन की बात करते हैं, अगर हम ऋणात्मक अतिव्यापन की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे अतिव्यापन हुआ ही नहीं, यहाँ पर अतिव्यापन हुआ ही नहीं। और अगर अतिव्यापन भी होगा तो वहां पे एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ नहीं होंगे। तो ये चीज हमें क्लियर है। ऋणात्मक अतिव्यापन और धनात्मक अतिव्यापन का डिफरेंस आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर है। यहां पे ऋणात्मक अतिव्यापन में देखिए, जैसे हमने धनात्मक में क्या देखा था, हमने धनात्मक में देखा था कि बीच में अगर हमने यहां पे नेगेटिव वाला लिया है, मान लीजिए कि हमने अगर नेगेटिव लिया है तो ये हिस्सा पॉजिटिव दिखाएगा, पॉजिटिव फेज दिखाएगा, तो ये धनात्मक अतिव्यापन है। लेकिन आप ऋणात्मक अतिव्यापन में देखिए कि वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग दिखाई दे रहा है, वहां पर पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ यहां पर आप देख सकते हो नेगेटिव, पॉजिटिव और एस कक्षक जिसका एक ही फेज होता है। यहां पर भी आप देख सकते हो लंबवत दिशा में कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ऊपर में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे का अतिव्यापन नहीं हुआ है। अगर हम ठीक इसी वाले धनात्मक अतिव्यापन को देखें तो हम देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा देखिए, यहां पर दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ लगे हैं। यहां पर अगर आप देखने जाओगे, अच्छे से डायग्राम बनाए हम, तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम आएगा कि ये पॉजिटिव वाला बीच में और ये नेगेटिव बीच में आएगा। आप देख सकते हो कि ये पॉजिटिव हिस्सा बीच में और ये नेगेटिव हिस्सा बीच में आएगा। लेकिन ऋणात्मक अतिव्यापन में ऐसा नहीं होता है। आइए शून्य अतिव्यापन की बात कर ले। शून्य अतिव्यापन में आप देख सकते हो कि अगर px ऑर्बिटल है, मान लीजिए आपका px ऑर्बिटल है, आपका px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, वो x एक्सिस में होगा, वो x एक्सिस में होगा। अगर ये ऑर्बिटल यहां पे प्लस है और ये ऑर्बिटल यहां पे माइनस है और मैंने आपको एक दूसरा ऑर्बिटल दे दिया जो कुछ इस प्रकार का है, यहां पर प्लस और यहां पे माइनस, आप इन दोनों का अतिव्यापन नहीं कर पाओगे, आप इन दोनों का अतिव्यापन नहीं कर पाओगे क्योंकि ये डिफरेंट एक्सिस में है, ये डिफरेंट एक्सिस में है। इनका भी अतिव्यापन पॉसिबल नहीं है। इनका अतिव्यापन सिर्फ इस केस में पॉसिबल है जब ये कंडीशन होगी, तब यहां पर आप देखते हो कि धनात्मक अतिव्यापन होता है, तब आप यहां पे देखते हो कि धनात्मक अतिव्यापन होता है। तो इस प्रकार हमने अतिव्यापन को समझा कि अतिव्यापन क्या होता है। आइए देखते हैं अतिव्यापन में सिग्मा और पाई आबंध के बारे में। सिग्मा बॉन्ड और पाई आबंध क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड टू एंड सिरेवार ओवरलैप होता है। सिरेवार मतलब सिर के तरफ से, सिर के तरफ से। यहां पर हम देखते हैं एस कक्षक, एसएस अतिव्यापन, इसे हम बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग, इसे हम बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग। तो यहां पे एसएस अतिव्यापन हुआ। आगे हम देखते हैं बच्चों एसपी अतिव्यापन। यहां पे देखिए, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक उसी प्रकार हमने यहां पे दर्शाया कि यहां पर कुछ इस प्रकार का अतिव्यापन होगा। आप देख सकते हो यह एसपी अतिव्यापन कहलाएगा, या एसपी अतिव्यापन कहलाएगा। इसको हम एसपी अतिव्यापन, और ये धनात्मक अतिव्यापन है या धनात्मक अतिव्यापन है। अगर हम पीपी को देखना चाहें तो यहां पे अगर हमने नेगेटिव लिया, यहां हमने पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, तो हम देखेंगे कि इसके बीच वाले हिस्से में, इसके बीच वाले हिस्से में पॉजिटिव और यहां नेगेटिव आएगा। तो यहां इसे हम पीपी अतिव्यापन कहेंगे। और आप देख सकते हो एक दूसरे के सिरे वार, इसको हम बोलते हैं हेड ऑन, इसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप, इसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैप। यहां पर ओवरलैपिंग सिर के तरफ से होती है, सिरेवार तरह से होती है। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है
अंतरनाभिकीय अक्ष पर एंड टू एंड मतलब सिरेवार ओवरलैप इसे हम कहते हैं। तो यह सिरेवार ओवरलैप है। जबकि अगर हम यहां पे पीपी के केस में, पीपी ओवरलैप के केस में भी हमने देखा कि कैसे सिरेवार ओवरलैप हुआ है। अब आते हैं पाई की बात। जहां हमने वहां पे सिरेवार ओवरलैप देखा है, यहां पे हम देखेंगे साइड वाइज ओवरलैप, या इसको बोलते हैं पैरेलल ओवरलैप भी बोलते हैं बच्चों इसको, पैरेलल ओवरलैप। तो यहां पे देखिए, मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कोई आवेश नहीं है, ये कोई आवेश नहीं है। इसको आप इस प्रकार भी दर्शा सकते हो कि अगर मैंने इसको एक गाढ़े रंग का कर दिया और दूसरे को मैंने यहां पे गाढ़े रंग का कर दिया और इन दोनों का ओवरलैप किया, तो साइड ओवरलैप यानी पैरेलल ओवरलैप में पीपी अतिव्यापन, जिसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं, इसे हम पाई बॉन्ड कहेंगे बच्चों, पाई बॉन्ड। जबकि यहां पर ये बना है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा आबंध बोलेंगे। अगर कोई ओवरलैप सिरेवार हो रही है तो उसे हम सिग्मा बॉन्ड, और कोई अगर साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैप है तो उसे हम पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि सिग्मा तथा पाई आबंधों में किसमें ज्यादा प्रबलता होती है। तो देखिए, अगर हम सिग्मा की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये सिग्मा ओवरलैप को मैंने कराया, तो यहां पे अतिव्यापन ज्यादा है, यहां पे आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा है, अतिव्यापन यहां पर ज्यादा होगी, ज्यादा ओवरलैप होगा दो डिफरेंट परमाणुओं के कक्षकों का, दो डिफरेंट परमाणुओं के ऑर्बिटल्स का अच्छा और ज्यादा अतिव्यापन होगा, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत और प्रबल होता है। जबकि अगर पाई की बात कर ले तो आप पाई में देखते हो कि साइड ओवरलैप होता है, मतलब यहां पे बहुत कम हिस्सा दूसरे परमाणु के कक्षक से टकराता है, बहुत ही कम हिस्सा ओवरलैप में अतिव्यापन में आता है। यहां पे देखिए, यहां लिखा है सिग्मा आबंध या पाई आबंध, जिसमें कम अतिव्यापन होता है, यहां पर कम अतिव्यापन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो यहां पे हम फाइनल अपना कंक्लूजन लाते हैं कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड की बात करे, एकल आबंध की बात करे तो याद रखना वहां पे होता है 1 सिग्मा बॉन्ड। इतना सारा जो थ्योरी पढ़ा उसका बस ये कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है कि अगर कोई सिंगल बॉन्ड या एकल आबंध की बात करे तो 1 सिग्मा बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड की बात करे तो बोलना कि उसमें 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड की बात करे तो उसे बोलना 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। मान लीजिए कि अगर मैंने आपको N2 नाइट्रोजन गैस दिया, पूछा कि कितने सिग्मा आबंध है और कितने पाई आबंध है, तो आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और आप यहां पे बता दोगे कि यहां पे 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है। अगर मैंने आपसे पूछा कि ऑक्सीजन में कितने सिग्मा आबंध है और कितने पाई आबंध है, तो आपको बोलना है ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखकर कि यहां पे 1 सिग्मा और 1 पाई है। तो यही बात हम आपको समझाना चाहते थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।